नमस्कार, मैं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के व्यवसाय वेल्डर में ट्रेड थ्योरी में अंकित गैस वेल्डिंग और उसके डिफेक्ट्स के बारे में आज चर्चा करेंगे। मेरा नाम अफसनी सिंह है और हम वेल्डिंग डिफेक्ट्स और रेमेडीज के बारे में आज बात करेंगे। वेल्डिंग डिफेक्ट्स क्या होते हैं? तो वेल्डिंग करते समय उचित ज्ञान ना होने के कारण, आर्क ज़्यादा होने के कारण, गलत तरीके से वेल्डिंग करने के कारण क्या होता है, उसकी सतह पर या अंदरूनी भागों में क्या होते हैं, कुछ कमियां रह जा रही हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? वेल्डिंग डिफेक्ट्स बोलते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, एक्सटर्नल डिफेक्ट्स और इंटरनल डिफेक्ट्स। एक्सटर्नल डिफेक्ट्स क्या होते हैं? जो आपको बाहर आंखों से दिख सकते हैं, वो सारे हम एक्सटर्नल डिफेक्ट्स बोलते हैं। इंटरनल डिफेक्ट्स क्या होते हैं? आपको बाहरी सतह पर नहीं दिखेंगे पर अंदर में वो मौजूद रहते हैं। एक्सटर्नल डिफेक्ट्स में हम पढ़ेंगे आज अंडर कटिंग के बारे में, सरफेस पोरोसिटी क्या होती है, एक्सटर्नल क्रैक्स कैसे होते हैं, स्पैटर्स क्या होता है, डिस्टॉर्टेड जॉइंट्स क्या होते हैं, क्रेटर्स क्या होता है और अनइवन बीडिंग भी एक तरीके का वेल्डिंग डिफेक्ट होता है। इंटरनल डिफेक्ट्स में हम बात करेंगे इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन की, इंटरनल क्रैक्स की, ब्लो होल्स या पोरोसिटी की, ओवरलैप या ओवररोल बोलते हैं इसको, इसकी लैक ऑफ फ्यूजन की, स्लैग इंक्लूजन और हार्ड और ब्रिटल जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला देखते हैं अंडर कटिंग। अंडर कटिंग किसे कहते हैं? किनारे का किनारा पिघलना दोषपूर्ण तरीके से, उसे हम क्या बोलते हैं? वेल्डिंग बोलते हैं। जैसा कि ये आप चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या हुआ है, ये किनारा ना एक्स्ट्रा तरीके से कट गया है और ये एरिया जो है वो खाली रह गया है। अब इस तरीके का अगर जॉइंट लगेगा तो क्या होगा, ये यहाँ से क्या होगा, कमजोर हो जाएगा क्योंकि यहाँ का मेटल ज्यादा गल चुका है। ठीक है, तो इसकी कार्य क्षमता हमेशा कम रहेगी। ये आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये सब एजेस जो है ना वो छूटती हुई कटती हुई चली गई हैं, मेटल में गलने की वजह से ऐसी हो गई हैं। अंडर कट है, ये कुछ इस तरीके का, इस वाले हिस्से में इस तरीके का कट लग गया है। तो इस तरीके से अगर प्लेटें पिघल जाती हैं, ज्यादा पिघल जाती हैं, तो उसके कारण क्या होता है, वेल्ड कमजोर हो जाता है और इसकी क्षमता कम हो जाती है और इसे अंडर कट बोलते हैं। क्यों होता है ये? कॉजेस देख लेते हैं। विद्युत धारा या तो बहुत अधिक होगी, आर्क की लंबाई अधिक होगी, इलेक्ट्रोड आपने बहुत अधिक मोटा प्रयोग कर लिया है, गलत पोलैरिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। दो तरीके की पोलैरिटी पढ़ी थी आपने, स्ट्रेट और रिवर्स, तो गलत पोलैरिटी इस्तेमाल कर रहे हैं। वेल्डिंग की गति अधिक है, आप बहुत स्पीड में वेल्डिंग कर रहे हैं, या आपको आर्क ब्लो की जानकारी नहीं है, उस आर्क ब्लो होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। रेमेडीज के बारे में देखते हैं, इसके उपाय क्या हैं, आपको क्या नहीं करेंगे तो ये सही हो जाएगा। तो विद्युत धारा का प्रयोग ढंग से करें, आर की लंबाई को हम कभी भी बहुत अधिक नहीं रखेंगे, सही इलेक्ट्रोड का चुनाव करें, पोलैरिटी चेक कर लें काम करने से पहले, वेल्डिंग की गति को सीमित रखें, ना बहुत तेज हो ना बहुत स्लो हो, और आर्क ब्लो कंट्रोल करके इलेक्ट्रोड का झुकाव सही रखें। दूसरा डिफेक्ट है सरफेस पोरोसिटी। तो सरफेस पोरोसिटी का मतलब है ऊपरी सतह पर ये कुछ इस तरीके के होल्स टाइप में बन जाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? पोरोसिटी बोलते हैं। ऐसा तब होता है जब कुछ गैस जो है वो धातु के अंदर रह जाती हैं और धातु ठोस अवस्था में आ जाता है, तो उस मेटल की घुलनशीलता कम होने के कारण ये गैसेस बाहर आने की कोशिश करती हैं, परंतु सतह क्या हो चुकी होती है, तब तक हार्ड हो जाती है, तो इसलिए वो बाहर नहीं आ पाती हैं और सरफेस पे क्या हो जाते हैं, उस जगह पर क्या हो जाता है, ठंडा होने के बाद पोर्स हो जाते हैं, कैविटीज हो जाती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पोरोसिटी बोलते हैं। क्यों होती है? या तो आपने नमी वाले इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया है, अच्छा फ्लक्स इस्तेमाल नहीं किया है, वेल्ड मेटल का टेम्परेचर बहुत अधिक है, आर्क ब्लो बढ़ गया है, वेल्ड की आवश्यक शील्डिंग नहीं हुई है। उपाय क्या है? ड्राई इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करें, नमी युक्त इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, फ्लक्स आपको सही इस्तेमाल करना चाहिए, कोई भी फ्लक्स नहीं इस्तेमाल करें,
उचित तापक्रम, सही करंट व आर्क का ही प्रयोग करना चाहिए। एक्सटर्नल क्रैक्स, ये सतह पर कुछ इस तरीके के क्रैक्स पड़ जाते हैं, ठीक है। तो असमान तरीके से जब भी आपका वेल्ड मेटल ठंडा होता है तो उसमें क्या होता है, इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, ऊपर वेल्ड जब वो ठंडा होने लगता है तो वेल्ड बीट के ऊपर क्या होता है, दरारें पड़ जाती हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, क्रैकिंग कहते हैं। क्यों कारण से होती है, या तो फ्यूजन सही से नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर मेटल आपका नहीं मेल्ट कर पा रहा है, इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन अधिक है, वेल्डिंग अनुचित तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं आप, धातु प्लेटों की मोटाई अलग अलग है, वेल्ड के पश्चात मेटल को पानी में डालकर तुरंत ठंडा करने पर बेस मेटल से उच्च सल्फर या उच्च कार्बन जैसी अशुद्धियां हैं जो धातु को कठोर और भंगुर बना देती हैं। जॉब की तुलना में आपने बीट बहुत पतली लगा दी है, इस वजह से ये सारे क्रैक्स जो है वो डेवलप होते हैं। क्या नहीं करना चाहिए, क्या करें तो ये क्रैक्स नहीं होंगे, तो जॉब की प्री हीटिंग कर लें। इससे क्या होगा, उसमें विद्यमान सारे इंटरनल स्ट्रेसेस जो हैं वो मतलब रिड्यूस हो जाएंगे। इलेक्ट्रोड का चुनाव सही करें, मेटल की प्लेटों की मोटाई एक समान रखें, वेल्डिंग को धीरे धीरे ठंडे होने दें, बीट लगाने से पहले जोड़ को टैक लगाकर जोड़ना चाहिए और लंबे लंबे जोड़ जो है वो छोटे छोटे भागों में करके जोड़ने चाहिए। स्पैटर्स क्या होते हैं, ये आप डायग्राम में देख रहे हो, ये छोटे छोटे से इस तरीके के बबल्स जो हैं वो वेल्डिंग करते समय इकट्ठे हो जाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, स्पैटर्स बोलते हैं। इससे सतह जो होती है बहुत खराब दिखती है और इलेक्ट्रोड की खपत भी बहुत ज्यादा होती है। क्यों होता है, वेल्डिंग सतह आपकी ठीक प्रकार से साफ नहीं है, ठीक है, गंदगी है वहां पर, इस वजह से स्पैटरिंग होने लगती है, गलत पोलैरिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, आर्क ब्लो के कारण आर्क पे नियंत्रण नहीं रख रहे हैं, अधिक वोल्टेज और अधिक करंट का प्रयोग कर रहे हैं, लंबी आर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन सारे कारणों की वजह से स्पैटरिंग हो सकती है। उपाय क्या है, वेल्डिंग करने से पहले सरफेस को अच्छी तरह साफ कर लें, ड्राई इलेक्ट्रोड का ही प्रयोग करें, स्पैटरिंग को आर की लंबाई कम करके ही रोका जा सकता है। यदि स्पैटरिंग नहीं रुकती है तो बीड के पास की सरफेस पे तेल लगा देना चाहिए, तो अगर स्पैटरिंग हो भी रही है तो वो सरफेस पे जो होती है वो चिपकेगी नहीं, आप उसको बाद में क्लीन कर सकते हैं। डिस्टॉर्टेड जॉइंट्स, डिस्टॉर्टेड जॉइंट्स क्या होते हैं, वेल्डिंग करते समय जॉब पर एक स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, जॉब आपके टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, इनका टेढ़ापन ही क्या कहलाता है, डिस्टॉर्शन कहलाता है। ये आप देख रहे हैं ट्रांसवर्स डिस्टॉर्शन है, एंगुलर ये ऊपर की तरफ प्लेट्स जो हैं वो खींच गई हैं, लॉन्गिट्यूडनल है, आगे की तरफ मुड़ रही हैं, फिलेट डिस्टॉर्शन है, यहाँ से हट गया है, एक्सेस डिस्टॉर्शन है, ऊपर की तरफ मुड़ रहे हैं, तो इस तरीके की प्लेट्स जो हैं वो मुड़ जाते हैं अगर हम प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। क्या होता है, आपने सही से क्लैंप नहीं किया है धातु को, इस वजह से भी ये होते हैं। जॉब को प्रीहीट नहीं किया है आपने, जोड़ को असमान रूप से ठंडा हो रहा है, इसलिए भी क्रैक डिस्टॉर्टेड जॉइंट्स बन रहे हैं। वेल्ड करने से पहले टैक नहीं लगाई है आपने, वेल्ड बीड को बीच से चालू कर दिया है, शुरू से नहीं किया आपने। रेमेडीज क्या होती हैं, हमेशा बैकअप प्लेट्स का इस्तेमाल करें, वेल्ड करने से पहले जोड़ की टैकिंग अवश्य करें और जॉब को धीरे धीरे ठंडा होने दें। वेल्ड बीट की लंबाई जो है वो बीच से शुरू करें, एकदम शुरुआत से ना चालू करें। क्रेटर्स क्या होते हैं, वेल्ड करते समय यह दोष बीट के अंत में होता है, क्योंकि बीट के अंतर फिलर मेटल कम होता है और ठंडा होने की गति अधिक होती है, तो मध्य पार्ट की दिशा में क्या होते हैं, इस तरीके के कुछ ये काटा हुआ व्यू है वेल्ड की सरफेस का, तो ये देख रहे हैं आप कुछ इस तरीके के क्रैक्स हैं, ये इतना पार्ट जो है वो वेल्ड हुआ ही नहीं है, ये गैप दिख रहे हैं, ये वेल्ड हुए ही नहीं है, कुछ इस तरीके के क्रैक्स जो हैं वो पड़ जाते हैं मिड में। क्यों होता है, करंट अधिक है, इलेक्ट्रोड उचित फिलर मेटल का नहीं होता है, बेस मेटल में कार्बन या अधिक सल्फर की मात्रा होना, कुशल कारीगर ना होना और इलेक्ट्रोड की बीड को अंत में अचानक से हटा देना। उपाय क्या है, उचित करंट का उपयोग करें, इलेक्ट्रोड का चुनाव उचित फिलर मेटल के अनुसार करना चाहिए, कुशल कारीगर के ना होने पर क्रेटर फिलिंग डिवाइस का प्रयोग करें, पहले बीड को साफ करके
क्रैटर के ऊपर से ही दूसरी बीड हमेशा प्रारंभ करनी चाहिए, गंदी सरफेस पे नहीं वेल्डिंग करनी चाहिए दोबारा। अनइवन बीड, ये डायग्राम में आप देख रहे हैं कुछ अलग अलग तरीके से कैसे भी कर रखा है, कोई वो नहीं है, यहाँ पे फैल गई है फिर ऐसे है, तो मेटल प्रॉपरली मेल्ट नहीं हो रहा है। तो जनरली ये 3 तरीके की होती है, फ्लैट, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स मतलब क्या हुआ, ऊपर की तरफ उभरी हुई, कॉन्वेक्स मतलब नीचे ही रह गई, फ्लैट मतलब समतल है पर अनइवन है। ठीक है, तो ये 3 तरीके के जो है वो बीड हम लोग जनरली लगाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, स्लैग इंक्लूजन, क्रेटर आदि अगर इवन लग रहे हैं, अनइवन आपकी बीड पड़ रही है तो बहुत सारे उससे दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अनइवन बीड क्यों लगती है, पावर सप्लाई आपकी घट बढ़ रही है, फ्यूजन आप प्रॉपरली नहीं करा पा रहे हो इलेक्ट्रोड का, आर की लंबाई गलत इस्तेमाल कर रहे हैं आप, वेल्डिंग की गति कम या अधिक है। रेमेडीज क्या है, पावर सप्लाई को नियमित रखें, मेल्टिंग टेम्परेचर गलन तापमान धातु के तापमान से अधिक होना चाहिए, उचित इलेक्ट्रोड का ही चुनाव करें, वेल्डिंग करने से पहले जॉब की सतह को अच्छी तरीके से साफ कर लेना चाहिए। कॉन्केविटी ये आप देख रहे हैं, कुछ ऐसा इस तरीके से हो जाता है ना, अंदर दबा हुआ, ये ऐसा इस तरीके का ये दबा हुआ हिस्सा ये। ठीक है, क्या रोकथाम है इसकी, ये ऐसा होना चाहिए आपका बीड कि ये पूरा का पूरा इस तरीके से आपके मेटल में ब्लेंड हो, ये कुछ ऐसा हो। लेकिन ये आपका बीड जो है ये ऐसा हो गया है, तो ये ऐसा कॉनकेव दिखता है डायग्राम में। कॉन्वेक्स की बात करते हैं, ये आपका कॉन्वेक्स, ये दिख रहा है बहुत ज्यादा उभरा हुआ होना, ये क्या कह रहा है, आपका कॉन्वेक्सिटी कहलाता है ये दोष। ठीक है, इंटरनल डिफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। अब अंदरूनी सतह पर कैसा डिफेक्ट्स होता है जो हमें सामने से नहीं दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला है इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, आपने जोड़ लगा दिया ऊपर से सही है, पर ये डायग्राम में देख रहे हैं अंदर तो ये प्रॉपरली जुड़ा ही नहीं, अगर इसको पीछे से देखें तो ये प्रॉपरली जुड़ा ही नहीं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। जब मेटल जो है वो जॉइंट की जड़ तक नहीं पहुंचता है और इसे पेनिट्रेशन में कमी कहते हैं। रूट में क्या रह जाता है, ये जो एंड पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। तो ये रूट जो है इसमें खाली स्थान रह गया है, इसके कारण दरारें भी पड़ सकती हैं, क्योंकि इसमें स्लैग जो है वो भरा रह जाएगा, तो गंदगी जो भरी रह जाएगी। ये दोष ज्यादातर आपका ओवरहेड वेल्डिंग या वर्टिकल वेल्डिंग में इस तरह से वेल्डिंग या ओवरहेड ऊपर की तरफ जब वेल्डिंग करते हैं तो ये अनफिल्ड रह जाते हैं, इसके कारण से ये कम शक्तिशाली, उतना भी लोड बियर नहीं कर पाएंगे और जो है भार डालने से क्या होता है, टूट भी सकते हैं। क्यों होता है ऐसा, करंट का कम होना, बट वेल्डिंग में दोनों साइडों का बराबर ध्यान नहीं रखना, कम डायामीटर के इलेक्ट्रोड के चुनाव के कारण, बैकअप प्लेट का प्रयोग नहीं करते हैं इस वजह से भी, और वेल्डिंग की गति अधिक होती है। रेमेडीज क्या है, इनकी उपाय क्या है, पहले बीट बनाते समय करंट अधिक रखनी चाहिए, वेल्डिंग की गति सीमित रखें और सरफेस की उचित तैयारी कर लें। इंटरनल क्रैक्स क्या होते हैं, यह दरारें एक्सटर्नल दरारों की तरह साफ नहीं दिखाई देते हैं, अंदरूनी हिस्से में होते हैं और कमजोर हो जाते हैं। तो ये एक उसका डायग्राम मैंने दिया हुआ है, ये अंदर से ऐसे कुछ क्रैक पड़ गया है, जैसे ये जब ये बीट ठंडा हो रहा था तो ये प्रॉपरली फ्यूज नहीं हो पाया और इसमें एक क्रैक पड़ गया है। ये कार्बन और सल्फर की प्रेजेंस की वजह से भी हो सकता है। ब्लो होल्स और पोरोसिटी, ब्लो होल्स और पोरोसिटी जो होती हैं क्या होते हैं, सेम जैसे हमने एक्सटर्नल सरफेस पे देखा था ब्लो होल्स और पोरोसिटी आ रहे थे, वैसे ही यहाँ पर भी ब्लो होल्स अंदरूनी सतह पर जब पड़ जाते हैं तो उसे भी हम ब्लो होल्स और पोरोसिटी कहते हैं। इसमें क्या होता है, फिलर मेटल जब पिघलती है तो रासायनिक क्रिया से पैदा होने वाली गैस कुछ तो सतह पर रह गई थी, कुछ क्या होती है अंदर भी रह जाती है, तो जब धातु ठंडी होती है तो गैस बाहर निकलने की कोशिश करती है। इन गैसों के बाहर निकलने से क्या होता है, अंदर ब्लो होल्स बन जाते हैं जो कि जोड़ को कमजोर बना देते हैं। नमी युक्त इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं तो इस वजह से भी ये हो सकता है। आर्क आवश्यकता से अधिक लंबी है, इलेक्ट्रोड कोटिंग बीच में से टूटी हुई है तो भी ऐसा हो सकता है। आप सही टेक्निक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं या अच्छे फ्लक्स का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये सारे कारण हो सकते हैं ब्लो होल्स होने के।
रेमेडीज़ क्या है इनकी? ड्राई इलेक्ट्रोड का ही प्रयोग करें, टूटी हुई कोटिंग इलेक्ट्रोड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अच्छे फ्लेक्स का प्रयोग करें, आर्क की लंबाई सीमित रखें और उचित विद्युत धारा का प्रयोग करें। ओवरलैप क्या होता है? जब फिलर मेटल अधिक मात्रा में पिघलकर बेस मेटल की सतह पर बिना फ्यूज हुए जम जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? ओवरलैप कहते हैं। इसके कारण बीड का साइज बड़ा दिखता है, परंतु जोड़ जो है वो मजबूत नहीं होता है। क्या कॉज है? आपने अधिक व्यास के इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर लिया है, सतह पर धातु के ऑक्साइड की परत चढ़ गई है, वेल्डिंग पोजीशन आपकी ठीक नहीं है, वेल्डिंग स्पीड कम है, वेल्डिंग करंट बहुत अधिक है। ठीक है। रेमेडीज क्या है? उचित साइज के इलेक्ट्रोड का प्रयोग करें, सरफेस पे धातु ऑक्साइड की अगर परत चढ़ी हुई है तो उसको क्लीन कर देना चाहिए, वेल्डिंग करंट अधिक ना रखें और सही तरीके की वीविंग का ही प्रयोग करें ताकि ओवरलैपिंग की समस्या जो है वो ना आए। लैक ऑफ फ्यूजन, ठीक है, लैक ऑफ फ्यूजन नाम से पता चल रहा है कि वेल्डिंग करते समय पिघले हुए बेस मेटल और फिलर मेटल आपस में पूरी तरीके से नहीं मिल मारने के कारण ये दोष उत्पन्न करते हैं। इसे मेल्टिंग में कमी कहा जा सकता है। ये पूरे सेक्शन पे आपको कहीं कहीं देखने को मिल सकती है। इससे भी वेल्ड जो है उसकी क्षमता कम हो जाती है। जैसे ये आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये पूरा मेटल यहाँ पर डिफ्यूज ही नहीं हुआ है, खाली जगह रह गई है। ठीक है, ये तो ऐसे ही ये कुछ इस तरीके से खाली जगह रह जाती है, प्रॉपरली नहीं जुड़ता है, इसे हम बोलते हैं लैक ऑफ फ्यूजन। क्या होता है? स्लैग पे या तो ऑक्साइड की परत चढ़ी हुई है जिसकी वजह से प्रॉपरली आपका इलेक्ट्रोड जो है वो बेस मेटल में फ्यूज नहीं हो पाया, सरफेस साफ नहीं है तो भी ऐसा होता है, या उचित आर्क आर्क जो है वो प्रॉपरली गर्म नहीं हुई है बेस मेटल और वेल्डिंग स्टार्ट हो गई कर दी है आपने, तो भी ये समस्या आती है। उपाय क्या है? ऑक्साइड के लेयर को साफ करके ही इस्तेमाल करें, उचित करंट का प्रयोग करें और इलेक्ट्रोड भी आपका सही होना चाहिए। स्लैग इंक्लूजन क्या होता है? मेटल सरफेस पे क्या होता है? बालू, मिट्टी, डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो इकट्ठा रह जाते हैं सरफेस पे। जब मेटल कूल हो जाते हैं उसी में अंदर अब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्लैग इंक्लूजन बोलते हैं। ये मेटल में फंसे रहते हैं और मेटल फिलर मेटल के भाग को क्या कर देते हैं? ये कमजोर बनाते हैं। ये कुछ इस तरीके से देख रहे हैं, अंदर ये कुछ इम्प्योरिटीज रह गई और पूरी वेल्डिंग हो गई है। कॉज क्या है? ये दोष बीड को पुनरावृत्ति से पहले सरफेस की सफाई ठीक तरीके से अगर आप नहीं करते हैं, इस वजह से ये हो जाता है। अच्छी क्वालिटी का ही इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करें, बीड में समानता होनी चाहिए, कम करंट पर वेल्डिंग करें, दूसरी बीड लगाते समय पहली बीड का स्लैग हमेशा हटा देना चाहिए। रेमेडीज क्या है? गंदगी, जंग या मिट्टी को अच्छे तरीके से साफ करें, वीविंग में समानता रखें, जिस तरीके से वीविंग कर रहे हैं उसी को फॉलो करें, एक ही दूसरी बीड लगाते समय कोई और टेक्निक का प्रयोग ना करें और उचित करंट का प्रयोग करें। हार्ड और ब्रिटल जॉइंट्स, वेल्डिंग करते समय जोड़ों में मेटल के अंदर एटमॉस्फेयर से काफी मात्रा में हाइड्रोजन कार्बन अब्सॉर्ब हो जाती है, जो बीट जल्दी ठंडी होने से उसमें कठोर और ब्रिटलनेस आ जाती है। ये जॉइंट जो है वो ज्यादा भार सहन नहीं कर सकते हैं और बीच में ही टूट जाते हैं। कॉज क्या होता है? आपने जॉब को प्रीहीट नहीं किया है तो इंटरनल स्ट्रेसेस उसमें रह गए हैं, तेजी से ठंडी हो गई है, पानी वानी डाल के ठंडा कर दिया उसे, वेल्ड इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन व कार्बन की मात्रा अधिक हो गई है, इलेक्ट्रोड में अलॉय एलिमेंट बेस मेटल के अनुरूप नहीं है। रेमेडीज क्या है? जॉब को प्रीहीट जरूर करना चाहिए, जॉब को धीरे धीरे ठंडा होने दें, लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करें, वेल्डिंग करते समय अधिक से अधिक टेम्परेचर जॉब को मिलना चाहिए। इलेक्ट्रोड के कोर मेटल में यदि अलॉय एलिमेंट बेस के अनुरूप नहीं है तो भी फ्लक्स द्वारा पहुंचाए जाने चाहिए। धन्यवाद, आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा।